गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैक्रोन्यूट्रिएंट सीरीज़ फूड एंड न्यूट्रिशन का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसा कि पिछली बार हमने जाना था कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व हमें हमारे शरीर में जिनकी मांग अधिक मात्रा में होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यानी कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सामान्य तौर पे आम भाषा में बुलाते हैं, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी में आता है। इस श्रेणीबद्ध तरीके में पहला जो कार्बोहाइड्रेट है, आज उसके बारे में एक जानकारी हम लेंगे जो कि आगे हमें मदद करेगी। जब भी हम आहार आयोजन करते हैं तो विभिन्न मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से किसको कितना रूप में सम्मिलित हमें अपने आहार में करना चाहिए, ये मार्गदर्शन हमको मिलेगा। तो आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है, वो पोषक तत्व जिससे कि शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये इसके अंतर्गत सभी प्रकार की शर्करा आ जाती है, स्टार्चेस आ जाते हैं, फाइबर आ जाते हैं, यानी कि फलों सब्जियों में जितना भी रेशे युक्त पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आ जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि शर्करा का सरलतम रूप है। और शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। और अगर हम थोड़ा से जटिल रूप की बात करें तो स्टार्चेस उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता कार्बोहाइड्रेट की कितनी है ये जानें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, जितने भी पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्य करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट कार्बोस के रूप में अपने अंदर ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं, ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग इसकी श्रेणियां भी हैं, कैसे हम वर्गीकरण करेंगे ये भी हम आगे जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट में 2 चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज वो सरलतम रूप है जो कि हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन उसका ऐसा रूप है जो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संश्लेषण करता है, यानी कि जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक ऊर्जा अपने आहार में ग्रहण करते हैं तो जितना भी अतिरिक्त ग्लूकोज है वो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आवर बॉडी यूजेस फॉर शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज। तो एक सीमित समय के लिए जल्दी यूज़ करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए हमें अगर ऊर्जा का संचयन करना है शरीर को, तो वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके उस रूप में रहेगा। और जब आप लगातार अपने आहार में और अधिक ऊर्जा लिए जा रहे हैं, आपकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है उससे अधिक ऊर्जा ग्रहण किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन जो होगा फिर वो एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज ऊतकों में वसा के रूप में जमा हो जाएगा। एक और कार्ब के रूप में जानकार फाइबर, रेशा, जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि एनर्जी तो ऑलमोस्ट शून्य है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और शरीर में हमारे शरीर में उसे पचाने की शक्ति भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमारे आहार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे पाचन तंत्र के सफल संचालन के लिए, सही गतिमान होने के लिए और पाचन तंत्र के सही काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो फल, सब्जियों, इन सब में फाइबर या रेशा अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोस क्या होते हैं? ये सिंगल या डबल शुगर्स हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड इसी श्रेणी में के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है शर्करा की इकाइयों से। तो जब वो एक इकाई होती है तो उसे सिंपल शुगर कहते हैं,
2 इकाई होती है, डबल शुगर कह सकते हैं या डाइसेक्राइड कह सकते हैं, और 2 से भी अधिक इकाई होती हैं तो वो जटिल कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, यानी कि पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं। अब बहुत ही सीधी सी क्रिया है कि अगर जटिल कार्बोहाइड्रेट को आपने ग्रहण किया है आहार में, तो वो पहले 2 इकाई वाली शर्करा के कंपाउंड में, यौगिक में विभाजित होगा, खंडित होगा, और उसके बाद फिर वो सरलतम रूप जो ग्लूकोज का है वो ग्रहण करेगा, और इसी रूप में, इसी शर्करा के सरलतम रूप में ये हमारे शरीर में उपयोग किया जाता है। तो हमारे शरीर को अगर ऊर्जा लेनी है तो ग्लूकोज एनर्जी करेंसी है, यानी कि जिस प्रकार से मार्केट में हमें कुछ सामान खरीदने जाना है तो हमें रुपया, पैसा या जो भी करेंसी जिस देश की है उसको ले जाना होगा, उसे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हमें क्या यूज़ करना, पर हमारे शरीर को अगर एनर्जी चाहिए तो उसे क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो जिसमें भी OSE लास्ट में आ रहा है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या हो जाएंगे, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स दोनों इसी श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक एक उदाहरण से भी हम समझेंगे। सिंपल शुगर की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल शुगर ग्लूकोज जिसमें 1 यूनिट लगी हुई है, 1 इकाई लगी हुई है शर्करा की। फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सभी उदाहरण हैं सिंपल शुगर के या सरल शर्करा के, और लेकिन इनमें डबल शुगर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि ग्लूकोज के साथ कोई और शुगर भी, शर्करा की इकाई भी जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे हमने कहा है डाइसेक्राइड, यानी कि 2 शर्करा की इकाई। ग्लाइकोजन, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये क्या है, एनर्जी के संचरण का रूप। अगर हमने अपने आहार में ज़रूरत से, अपनी शरीर की मांग से ज़्यादा ऊर्जा को ग्रहण किया, तो ये हमारे शरीर में पहले ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा और उसके बाद ये वसा के रूप में स्टोर हो जाएगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स आमतौर पे खाते हैं, जैसे कि क्या कहें कि जो कि तुरंत हमें मीठी लगती है और तुरंत हमें ऊर्जा देने का काम करता है, वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में भोज्य स्रोत आ जाएंगे। जैसे कि फल हम खा रहे हैं, उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होता है, जिसे हम फल शर्करा भी कहते हैं, तो वो मुख्य रूप से सरल कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। दूध में लैक्टोज होता है, वो भी सरल कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। सब्जियों में जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। अब कई सारी रिफाइंड चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें भी हम खाते हैं, जैसे कि केक हुआ, टॉफ़ी या रिफाइंड शुगर हुई, इस प्रकार की जो भी सिंपल शुगर होती है वो भी हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, लेकिन यहाँ पे शुगर, शर्करा की अधिकता ज़्यादा होती है और हमारे लिए, शरीर के लिए जो आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, इनकी थोड़ी कमी होती है। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ये एक आदर्श आहार है, हम यही कहते हैं कि शर्करा की उचित मात्रा में आहार में उसे समायोजित करना ही उत्तम है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोज, ये कैसे बने होंगे, कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, तो क्या होगा, शर्करा की कई इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और इससे जटिल कार्बोज का निर्माण हो रहा है। और अगर हमारे शरीर को इसकी ऊर्जा को उपयोग करना है तो फिर क्या करना होगा, हमें इसको तोड़ना होगा, विखंडित करना होगा और इसके सरल रूप में लाना होगा, तब ये इस्तेमाल किया जा सकेगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आ जाता है स्टार्च और फाइबर। स्टार्चेस जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि पौधे से मिलने वाली चीज़ें हैं, सब्जियां हैं या ग्रेन्स, ये भी हमें पौधों से ही मिल रहे हैं, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, ये सभी स्टार्चेस जो हैं वो जटिल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आ जाते हैं। और सब्जियों में क्या क्या, जैसे कि आलू है, अरबी है, जिमीकंद है, बीन्स हैं, मटर है, ये भी स्टार्चेस के अंतर्गत आता है। फाइबर के रूप में
हमें फाइबर इनडाइजेस्टिबल है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे शरीर इसमें फाइबर को पचाने वाली एंजाइम नहीं होती, इसलिए हम उसे पचा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसका उपभोग हमारे शरीर के द्वारा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और जो जितना भी सोल्यूबल फाइबर होता है, यानी कि जो घुलनशील रेशा होता है, वो पानी में घुल जाता है और वो जो कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है या हार्ट प्रॉब्लम्स का, हृदय संबंधी रोग आगे चल के उससे हो सकते हैं, संभावनाओं को बढ़ाता है, उसके साथ मिल के ये उसे बाहर निकाल देता है। यानी कि जितना भी रेशे युक्त आहार का हम अधिक सेवन करेंगे, उससे हमारे शरीर में जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में एक अच्छा इंटेक होगा और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसके साथ जुड़ के यौगिक क्रिया करके कंबाइन होके उसको कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देगा, निष्कासित कर देगा। तो 3 तरीके के हमने कार्बोहाइड्रेट्स को जाना, 3 श्रेणियों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, इसका रासायनिक फॉर्मूला आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, C6H12O6, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। तो ये सरल शर्करा का रूप है और एक ही इकाई है, ये शुगर का रासायनिक सूत्र है जो अभी हमने बात की, C6H12O6। मोनोसेक्राइड सिंगल यूनिट है शर्करा की। दूसरा वर्गीकरण डाइसेक्राइड्स, डबल यूनिट, डबल शुगर, 2 अणु जिसमें कि शर्करा के जुड़ के बना रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C12H22O11। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद O11 हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो श्रेणी है वो पॉलीसेक्राइड्स की है। पॉलीसेक्राइड्स यानी कि कई सिंपल शर्करा के कई यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन करके जुड़ के आपस में पॉलीसेक्राइड का निर्माण कर रहे हैं। C6H10O5 2 मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि n नंबर ऑफ अणु से क्या तात्पर्य है, ऐसी ये C6H10O5 की कई इकाइयाँ एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं और ये जल में अघुलनशील होता है। तो आज हमने जाना कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसकी भूमिका, उसके फंक्शंस, उसकी कार्य, ये सभी चीज़ें हम अगले वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। इसीलिए आज इस कार्बोहाइड्रेट को, इस सीरीज़ को हम आगे और बढ़ाएंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।